तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, जो मौर्य वंश के बाद आता है, तो उस काल को पढ़ेंगे आज हम। तो उसमें मौर्य काल में क्या था कि मौर्य काल में जो प्रतापी राजा हुए दो, तो हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो अशोक के बारे में हमने जब देखा था, लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को और विस्तृत किया, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं अशोक। अशोक क्या करते हैं, तो वो करते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है उसको विस्तृत तो करते ही हैं, लेकिन एक सामाजिक रूप भी देते हैं, धार्मिक रूप देते हैं। धार्मिक रूप का मतलब है कि जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म को इतना विस्तार कर देते हैं कि उस विस्तार के चलते देखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज होता है उसको काफ़ी दुखन होती है। मतलब कहते हैं ना, पेट में दर्द होने लग जाता है उनके भी। तो ब्राह्मण समाज क्या सोचता है कि ये बौद्ध धर्म इतना आगे बढ़ रहा है, तो इसको पीछे लाना और अपने वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म को आगे लाना हमारा एक लक्ष्य है। तो इस दौरान एक शुंग वंश आता है। तो शुंग वंश में क्या है, जो भी आते हैं ये इसके बाद ये सब ब्राह्मण साम्राज्य होते हैं। तो ब्राह्मण साम्राज्य में हम देखते हैं शुंग वंश आते हैं, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो उनमें हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वैष्णव धर्म और ब्राह्मण धर्म को आगे खिसकाते हुए और जो बौद्ध धर्म पहले से आगे बढ़ता आ रहा था उसको पीछे खिसका देते हैं। तो ये होता है उसमें। तो उसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं शुंग वंश। तो शुंग वंश में क्या है, जो शुंग वंश के संस्थापक हैं वो हैं पुष्यमित्र शुंग। तो वो कौन थे, तो ये भी जानेंगे। तो हमने देखा है कि मौर्य वंश में 10 राजा, लगभग 10 या 9 राजा हुए। तो उसमें हम देखते हैं कि जो लास्ट के अंतिम शासक होते हैं बृहद्रथ, तो उनके जो सेनापति होते हैं पुष्यमित्र शुंग होते हैं। तो अपने वो राजा की हत्या कर देते हैं और हत्या कर कर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और जो ब्राह्मण साम्राज्य है उसमें कई वंश आते हैं। तो आज हम बारी बारी से पढ़ेंगे, एक शुंग वंश और कर्ण वंश और सातवाहन वंश, जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हें एक क्रम में भी दे दिया जाता है। तो आज उन्हें पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं, सबसे पहले शुंग वंश की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो शुंग वंश में देखते हैं सबसे पहले संस्थापक कौन है इसके, तो ये है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग कौन थे, तो बृहद्रथ के सेनापति थे। और बृहद्रथ कौन थे, तो वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। तो उनकी हत्या, अपने राजा की हत्या करके कौन से वंश की स्थापना करते हैं, तो शुंग वंश की स्थापना करते हैं, लगभग 185 BC के आसपास। तो और ये अपनी राजधानी क्या बनाते हैं, तो ये अपनी राजधानी बनाते हैं विदिशा। तो हमने देखा है जो मौर्य काल में लगभग जो राजधानी रही है वो क्या रही है, वो रही थी पाटलिपुत्र। लेकिन अगर पहली बार चेंज होती है तो वो क्या होती है, तो विदिशा होती है। इनके टाइम में आकर क्या हो जाती है, विदिशा। ये अपनी राजधानी चेंज कर देते हैं पाटलिपुत्र से विदिशा। और इसके बाद देखें तो जो पुष्यमित्र शुंग थे वो काफ़ी योग्य थे, ब्राह्मण साम्राज्य से जो थे वो पंडित थे लगभग, और वो काफ़ी योग्य थे। तो उन्होंने मिनाडर को हराया था। मिनाडर कौन था, तो एक हिंदू यूनानी शासक था। अगर इसमें देखें तो हिंदू यूनानी शासक था मिनाडर, जो मध्य एशिया के लगभग से आया था। तो वो मिनाडर को इन्होंने पराजित किया और वो काफ़ी योग्य शासक थे पुष्यमित्र शुंग। तो उन्होंने कई अश्वमेध भी करवाए हैं और अन्य भी यज्ञ करवाए हैं। तो उनका जो अश्वमेध करवाए हैं वो किसने करवाए हैं, वो पतंजलि ने करवाए हैं। और पतंजलि कौन थे, तो पतंजलि ये थे कि इनके दरबार में रहते थे। और दरबार में किसके रहते थे, तो पुष्यमित्र शुंग के। तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो पतंजलि थे वो किसके दरबार में रहते थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और इनसे जो एक क्वेश्चन बनता है, इनके पुत्र थे अग्निमित्र। तो अग्निमित्र से एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो मालविकानी मित्र, जो पुस्तक रचना है कालिदास की, जो कालिदास की रचना है मालविकानी मित्र, तो उसमें एक वर्ण मिलता है अग्निमित्र का और मालविका का। जो प्रेम विवाह का वर्ण मिलता है कि पहले प्रेम किया और फिर विवाह किया, तो किसका वर्ण मिलता है, तो इसमें वर्ण मिलता है अग्निमित्र का। अग्निमित्र कौन थे, तो अग्निमित्र कौन थे, शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, उनके पुत्र थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि जो मालविकानी मित्र है उसमें जो अग्निमित्र हैं वो किस वंश से बिलोंग करते हैं, तो वो शुंग वंश से बिलोंग करते हैं। और इसमें जो वर्ण मिला है वो किसका वर्ण मिला है, प्रेम विवाह का वर्ण मिला है। और ये कालिदास की
रचना है। और हम कालिदास को आगे गुप्त काल में पढ़ेंगे। तो गुप्त काल में कालिदास जो रचना देते हैं, दरबार में रहते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो ये पहले वंश आया था तो इसकी जो बाद में जाकर के वो रचना करते हैं, तो वो बाद में जाकर उसे हम गुप्त काल में पढ़ेंगे। और इसके बाद देखें तो इसके जो अंतिम शासक थे वो थे देवभूति। कौन थे इसके अंतिम शासक? तो देवभूति। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये एक छोटा चैप्टर है, तो इससे बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंतिम शासक कौन थे? तो देवभूति। और हम देखते हैं स्तूप। तो स्तूपों में हम देखते हैं जैसे मौर्य वंश में जो स्तूप थे बौद्ध धर्म के, तो जो स्तूप थे उनके एक अंडरलाइन बाउंड्री थी। और वो बाउंड्री किसकी थी? तो वो लगभग लकड़ी की थी मौर्य वंश में। और इसमें आकर क्या हो जाती है? तो वो पाषाण की हो जाती है। पाषाण का मतलब पत्थर की हो जाती है। और पत्थर में हम देखते हैं तो एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो स्तूपों के जो बाउंड्री थी वो पत्थर की किस काल में आकर होती है? तो वो शुंग वंश में होती है। और लकड़ी में किस काल में थी? तो वो मौर्य वंश में थी। और इसके बाद देखें तो वैष्णव धर्म का आगे आना। तो हमने अभी पढ़ा था दोस्तों, जो हमने मौर्य वंश में देखा था, जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहते थे और काफ़ी आगे बढ़ाया भी उन्होंने। अपनी मतलब जो प्रचार प्रसार करके उन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया। और उन्होंने एक पद की भी नियुक्ति की थी धर्म प्रचार के लिए। और अपने पुत्र पुत्री को भी विदेश भेजा था, श्रीलंका जैसे, और नेपाल भी भेजा था। तो उन्होंने काफ़ी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। लेकिन उस आगे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने से इनको दिक्कत हो रही थी। और इन्होंने क्या किया? तो एक वैष्णव धर्म और ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाना चाहा। तो इन्होंने उस धर्म को पीछे कर दिया और इस धर्म को आगे कर दिया। और हम आगे चलकर गुप्त काल में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के काल में, तो लगभग ये काफ़ी आगे निकल जाता है वैष्णव धर्म। और एक रचना है, ग्रंथ है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति की जो रचना मिलती है लगभग किस काल में स्थापना मिलती है? तो वो शुंग वंश के टाइम पर ही मिलती है, लगभग 72-73 BC के आसपास मिलती है। तो दोस्तों हमने ये शुंग वंश का जो चैप्टर था ये पढ़ा है। और इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट वो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो इन्हें हम एक बार और देख लेते हैं। तो जो शुंग वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन थे? विदिशा। और जो पुष्यमित्र ने मिनांडर को पराजित किया था, ये काफ़ी योग्य शासक थे। तो ये मिनांडर कौन था? ये यूनानी शासक था। और पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे या दरबारी भी थे। और अग्निमित्र कौन थे? तो अग्निमित्र इनके पुत्र थे, जिनका जो वर्ण मिलता है वो कालिदास की एक रचना में मिलता है जिसका नाम है मालविकानी मित्र। और इसके जो अंतिम शासक हैं वो हैं देवभूति। और स्तूपों में पाषाण का, पत्थरों का प्रयोग किया गया और वैष्णव धर्म को आगे धकेला। और मनुस्मृति की भी स्थापना इसी काल के लगभग आसपास ही हुई। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो इसके बाद आता है एक कर्ण वंश। और ये भी एक ब्राह्मण साम्राज्य, मतलब ब्राह्मण ही वंश था। तो इसको देखते हैं हम। तो इसके संस्थापक थे वो थे वासुदेव। अब वासुदेव कौन थे? तो इनमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है देवभूति और वासुदेव को याद करने में। तो पहले कौन सा वंश आया? पहले आया शुंग वंश। और फिर बाद में कौन सा आया? कर्ण वंश। तो पहले आए थे देवभूति। तो इसमें पहले देव लगा है और इसमें बाद में देव लगा है। तो ये ऐसे भी याद हो जाएंगे, पहले देव आए फिर बाद में देव आए। तो देवभूति और वासुदेव। तो वासुदेव थे वो देवभूति के सेनापति थे। तो इन्होंने अपने देवभूति की हत्या कर एक कर्ण वंश की स्थापना की। और जो कर्ण वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो वासुदेव थे। और इसके अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे सुशर्मा। मतलब जो कर्ण वंश थे वो लगभग अंतिम शासक थे सुशर्मा। वो शर्माते हुए अपने राज्य को छोड़ गए। और इसके बाद देखते हैं तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते। और कर्ण वंश में हम देखते हैं जो साम्राज्य था, मौर्य वंश में हम देखते हैं काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। तो वो जो साम्राज्य था वो लगभग पाटलिपुत्र की सीमा तक ही सीमित रह जाता है। और इसमें देखते हैं हम जैसे जो नीचे दक्षिण का क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वो भी अलग हो जाते हैं। कलिंग का क्षेत्र था वो भी अलग स्वराज्य बन जाता है। और जो पश्चिम का क्षेत्र था वो विदेशी आक्रमणों के कब्जे में आ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं
जो भी क्षेत्र था वो पाटलिपुत्र तक सीमित रह जाता है। और इसके बाद देखते हैं हम सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सीमुख। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो सातवाहन वंश था लगभग अशोक के समय की बात है। जो अशोक के समय में ही ये अपने एक दक्षिण में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये एक राज्य स्वतंत्र होता है। और इसमें हम देखते हैं तो ये किस नदी के किनारे होता है, तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो सातवाहन वंश था उसका उदय किस क्षेत्र में हुआ, किस नदी के क्षेत्रों में हुआ, तो कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र नदी के क्षेत्र में हुआ। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? प्रतिष्ठान। जो इसके संस्थापक थे वो थे सीमुख और राजधानी थी प्रतिष्ठान। तो जब ये हम देखते हैं कि जब ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में विस्तृत होता है तो इसकी जो राजधानी है वो भी प्रतिष्ठान बनाई जाती है। क्यों? प्रतिष्ठान वो महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र की प्रतिष्ठान राजधानी बनाई जाती है। और इसके जो प्रमुख शासक थे वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब जो इसके प्रतापी राजा थे वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातकर्णी की माता का नाम गौतमी था। तो इस जो सातवाहन वंश में जो एक प्रथा थी, अपने नाम के आगे जो राजा नाम लगाते थे वो अपनी माता का नाम लगाते थे। तो सातवाहन वंश में यही एक प्रथा थी कि जो राजा थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। और इसमें सातवाहन वंश में हम देखें तो एक प्रथा थी, और वो प्रथा थी कि जो ब्राह्मण जो पंडित थे वो यज्ञ कराते थे तो उनको जो दान में दिया जाता था या भिक्षा दान में दी जाती थी या वेतन दान में दिया जाता था, तो उस वेतन और भिक्षा की जगह क्या दान में दिया जाने लगा? भूमि दान में दी जाने लगी। तो हम देखते हैं इसमें सातवाहन वंश में तो क्या होता है, इसमें जैसे कोई यज्ञ हुआ तो यज्ञ में जैसे भिक्षा और वेतन दान देने की जगह पर एक गांव दे दिया गया। और उस गांव में देखते हैं हम, जो गांव दे दिया गया तो उस गांव में जितना भी कर टैक्स आता है तो वो एक पंडित को मिलता था। और इसमें अगर देखें तो ऐसे ही पंडितों में कई गांव मिलते गए और गांव मिलते गए तो उस पंडित का भी एक छोटा सा साम्राज्य बनता गया। और इसमें भी छोटे साम्राज्य में भी देखते हैं तो हम इसमें राजा के नीचे राजा, राजा के नीचे राजा। तो इसमें हम देखेंगे आगे गुप्त काल में तो जो आते हैं हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन की काफ़ी उच्च स्तरीय हो जाता है इसमें। तो जो भूमि दान देने की जो प्रथा मिलती है वो किस में मिलती है? तो वो मिलती है नानाघाट अभिलेख में। जो रानी नग्निका का अभिलेख है उसमें मिलती है ये जो भूमि दान देने की प्रथा थी। तो ये सबसे पहले जो भूमि दान देने की प्रथा थी वो किस में मिलती है? तो वो सातवाहन वंश में मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले दान देने की प्रथा किस वंश से मिलती है? तो वो सातवाहन वंश से मिलती है। और इसमें सातवाहन वंश में देखें तो कई प्रकार के सिक्के चलाए गए। जैसे देखें तो शीशे के, चांदी के और पोटीन के और कांसे के तो आदि सिक्के चलाए गए। तो उसमें सबसे सर्वाधिक जो सिक्के चलाए गए वो किसके चलाए गए? शीशे के सिक्के चलाए गए। और इसमें हम बात करते हैं जो सबसे सर्वाधिक सिक्के शीशे के सिक्के चलाए गए और चांदी, कांसे, पोटीन के भी आदि सिक्के चलाए गए। लेकिन सर्वाधिक जो सिक्के चलाए गए वो शीशा के सिक्के चलाए गए। और हम देखते हैं जो इस वंश में जो परिवार थे वो मातृ सत्तात्मक थे और जो एक राजा होता था वो एक पितृ सत्तात्मक, मतलब पुरुष राजा बनता था। और जो परिवार थे वो मातृ सत्तात्मक थे, मतलब जो प्रमुख थी वो माता थी परिवार की। जो मतलब दर्जा था वो पिता से माता का अधिक दर्जा था। और जो भी राजा बनता था वो मतलब स्त्री नहीं बनती थी, वो पुरुष बनता था। तो इसमें हम देखते हैं तो जो सातवाहन वंश है जो इसमें जो परिवार था वो मातृ सत्तात्मक था। और जो परंतु राजा जो बनता था वो कौन बनता था ना? तो पितृ सत्तात्मक, मतलब पुरुष बनता था। और इसमें मातृ सत्तात्मक से पहले देखें तो एक सिंधु घाटी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी में सभ्यता में हम संयुक्त परिवार भी देखते हैं, बहुत बड़े परिवार भी देखते हैं। तो उसमें क्या मिलता है हमें? तो वो मातृ सत्तात्मक परिवार मिलते हैं। और वैदिक सभ्यता तक आते आते वो एक पितृ सत्तात्मक परिवार हो जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो जो सातवाहन वंश में हमें दूसरी बार देखने को मातृ सत्तात्मक परिवार मिलते हैं, परंतु जो राजा मिलते हैं वो पितृ सत्तात्मक मिलते हैं अथवा पुरुष राजा बनते हैं। और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मातृ सत्तात्मक परिवार को किस वंश में किस काल में देखने को मिलते हैं? तो वो सातवाहन वंश में देखने को मिलते हैं।
तो इनसे क्वेश्चन सातवाहन वंश से ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनसे कला से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कला भी देख लेते हैं। एक है कार्ल चैत्य। कार्ल चैत्य का मतलब है जो हम देखते हैं दक्षिण में, ज़्यादातर ये दक्षिण में ही प्रसिद्ध रही है कार्ल चैत्य। तो हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। तो कार्ल चैत्य क्या था, तो ये गौतम बुद्ध के जो पवित्र स्थल थे उससे संबंधित है। गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के जो पवित्र स्थल थे उससे संबंधित है। इसके बाद देखें तो ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग होने लगा, और इस वंश में काफ़ी ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग होने लगा। और ब्राह्मी लिपि हम देखते हैं पूरे भारत में ही अंतरिक्ष क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें देखें तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन जो भाषा थी वो प्राकृत थी। और इसमें देखें तो अमरावती मतलब कला के विस्तार में जो हम देखते हैं आगे चलकर एक आंध्र प्रदेश की राजधानी बनती है अमरावती। और अगर वर्तमान में भी बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, लेकिन सन 2014 से पहले क्या थी, हैदराबाद थी। लेकिन अब वर्तमान में देखें, अब हम सन 2021 में हैं वर्तमान में, तो इसमें देखें तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान में 3 राजधानी हैं। कुछ दिन पहले ही बिल पास हुआ था, तो 3 राजधानियों के लिए आंध्र प्रदेश ने अपना प्रस्ताव रखा था। तो उसमें देखें तो 3 राजधानी हैं, और सबसे पहली जो राजधानी थी वो अमरावती थी। इसके बाद जो दो देखें तो एक विशाखापट्टनम है, एक कुर्नूल है। तो भारत का एक पहला ऐसा भी राज्य है जिसकी 3 राजधानी हैं। कौन सा राज्य है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हैं। तो दोस्तों इसे भी याद रखें, ये करंट का भी क्वेश्चन है, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो कला का विकास हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते। इसके संस्थापक कौन है, सीमुक, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी राजधानी क्या थी, तो प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में पड़ता है ये क्षेत्र। और इसके जो प्रमुख शासक थे वो थे सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, और जो प्रतापी राजा थे वो सातकर्णी थे। और इन जो सबसे पहले इनमें एक प्रथा मिलती है वो भूमि दान देने की प्रथा मिलती है। और ये किस अभिलेख से देखने को मिलती है, तो ये मिलती है नानाघाट अभिलेख से। और इसमें काफ़ी सिक्के चलाए गए, सीसा के, चांदी के, कांसे के, प्रोटीन के। और जो सर्वाधिक सिक्के चलाए गए वो किसके चलाए गए, तो वो सीसा के चलाए गए। और इसमें देखें तो जो सातवाहन संवत है मात्र सत्तात्मक था, परंतु राजा कौन थे, तो वो पितृसत्तात्मक थे। और इसकी कला में देखें तो कार्ल चैत्य और ब्राह्मी लिपि और अमरावती का कला में विकास मिलता है। और दोस्तों इनके बाद देखें तो एक है चेदी वंश। इसके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने चेदी वंश भी ले लिया है, और जिसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है महामेघ वाहन वंश। तो दोस्तों इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वैसे थोड़े ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो वो भी मैंने एक नोट बनाकर एडॉप्ट किया है यहाँ, तो उसे भी पढ़ेंगे आज हम, समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों चेदी वंश। तो जब हम देखते हैं कि जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, तो अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग जो राज्य था, जो कलिंग राज्य था, वर्तमान में हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं कलिंग को। तो जो कलिंग राज्य था वो पुण्य क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और जो हम देखते हैं एक स्थिति ऐसी थी कि जब अशोक थे, तो अशोक क्या थे, तो वो कलिंग पर आक्रमण करते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो जो अशोक की मृत्यु के बाद फिर वो पुण्य स्वतंत्र हो जाता है। तो फिर स्वतंत्र हो जाता है तो कलिंग में एक चेदी वंश की स्थापना होती है। और ये जो स्थापना होती है वे किस अभिलेख में मिलती है, तो वो हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है, जो वर्तमान में उड़ीसा में मिला है। और इसमें देखते हैं दोस्तों, तो अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुण्य स्वतंत्र हो गया, और कलिंग में चेदी वंश की स्थापना जो प्रमाण मिलते हैं वो किस अभिलेख से मिलते हैं, तो वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलते हैं, जो वर्तमान में उड़ीसा में है। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था, तो वो था खारवेल। और हम देखते हैं जो खारवेल था, इसने मगध पर आक्रमण किया। मगध पर ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो मगध पर आक्रमण किया, क्योंकि मगध अब तक देखते हैं तो मगध ही सब जितने भी राज्य थे, मगध एक शक्तिशाली राज्य था, और वो सब राज्यों पर आक्रमण करता था। और हम देखते हैं जो सबसे पहली बार मगध पर आक्रमण करता है तो वो कौन करता है, तो वो करते हैं खारवेल। और खारवेल क्या करते हैं, वहाँ से
जो जिन शीतलनाथ की मूर्ति है उस मूर्ति को वापस लेके कलिंग लेकर आते हैं। तो जो हम देखते हैं कि जो अशोक थे वो कलिंग पर आक्रमण करते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं जो जिन शीतलनाथ की मूर्ति थी वो कलिंग से कौन ले जाते हैं, तो वो नंदवंश के महापद्मनंद ले जाते हैं, जो संस्थापक थे। तो वो महापद्मनंद उस कलिंग से उस मूर्ति को ले जाते हैं, तो उस मूर्ति को वापस लाते हैं। कौन लाते हैं, तो वो लाते हैं खारवेल। हम देखते हैं दोस्तों, तो इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था खारवेल, और इसने जो मगध पर आक्रमण किया, जिन सैन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लाया और महापद्मनंद कलिंग से जो लूटकर लेकर आया था। और इसके बाद देखें तो दोस्तों, हमने आज ही एक जो चैप्टर था मौर्योत्तर काल का फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ा, और इसके बाद हमारा दूसरा भी चैप्टर आएगा। और दूसरा चैप्टर क्या आएगा, तो हम देखते हैं जो मौर्य काल था उसके बाद जो वंश थे वो भी काफ़ी आगे बढ़े। और इसके बाद देखें तो दूसरा जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा, जैसे ये जो मौर्य वंश के बाद जो छोटे छोटे वंशों में टूट गया था, और छोटे छोटे वंशों में टूटने के पश्चात हम देखते हैं कि जो विदेशी आक्रमण था उन्हें भी एक न्योता मिल जाता है कि अब भारत एक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। तो विदेशी आक्रमण भी अपनी बारी बारी से आक्रमण करते हैं, और जो सबसे पहले आते हैं वो हिंदू यूनानी आते हैं। तो वो अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, जो मौर्योत्तर काल का दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे, जो दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें जो विदेशी आक्रमण होते हैं कैसे मौका मिलता है वो ऐसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो इससे पहले मौर्य काल के वीडियो देख लें तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा।